नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना या उनका एनालिसिस देखना तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, कि यहाँ हम डिस्कस करते हैं बढ़िया आर्टिकल्स, बिजनेस स्टैंडर्ड के टॉप आर्टिकल्स, जिससे आपकी लाइफ पर फ़र्क पड़ता हो, आपकी इकॉनमी पर, आपके पॉकेट पर या आपके जॉब्स पर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉज और इफेक्ट हर एक चीज़ का इन डेप्थ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। अब देखिए, इस कंपनी का नाम आप जानते होंगे, इसका नाम है ऊबर। तो इंडिया में भी ओला और ऊबर दोनों चलती है कैब्स। एंड ऊबर के बारे में न्यूज़ सुनकर शायद कई लोग शॉक हो जाएंगे। ऊबर टेक्नोलॉजीज़ ने इस ट्यूसडे को फोरकास्ट किया कि जो थर्ड क्वार्टर है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉल स्ट्रीट के जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ज़्यादा होगा। वो देख रहा है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, और इसके शेयर भी इसके बाद 4% ऊपर थे। एंड इन्होंने कॉस्ट पे काफ़ी कंट्रोल किया है, और ये देखिए कि फर्स्ट टाइम इन्होंने आज तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया है क्वार्टरली, फर्स्ट टाइम। अब इनके इंसेप्शन को कई साल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा साल हो गए हैं। ओला से भी कुछ साल पहले ही आया था ये, और अब जाकर इसने पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है और अनाउंस किया है। और वो भी इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो आप देखें कॉस्ट कंट्रोल्स, इन्होंने ले ऑफ्स किए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम किए, और इस तरीके से ये अपना जो टारगेट थे ये अचीव कर पाए। पोस्ट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो प्रॉफिटेबल बना पाए इस साल। तो यहाँ पर रोबस्ट डिमांड भी बोला है उन्होंने कि है, और इस तरीके से उन्होंने अपने कॉस्ट को भी थोड़ा कम किया है, मिनिमाइज किया है। तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू जो रहा है सेकेंड क्वार्टर का वो रहा है $9.23 बिलियन। तो वो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। इतना बड़ा रेवेन्यू, एक क्वार्टर का रेवेन्यू ऑलमोस्ट $10 बिलियन है, जिसका जो करीब करीब आप देख सकते हैं 80 से 85 हज़ार करोड़ के बीच में है। लेकिन आज तक वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर पाई। तो इस तरीके से हम लोग कई बार कहते हैं कि ये स्टार्टअप्स बिल्कुल पैसा नहीं कमा रहे, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस कैसे ले लेते। तो आप देख सकते हैं कि ऊबर ने लिस्ट होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में अभी तक कभी पैसा, आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट नहीं दिखाया, अपना P&L नहीं दिखाया बैलेंस शीट में भी। आप देखेंगे कि खैर P&L में प्रॉफिट अनाउंस नहीं किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इन्होंने आज तक कभी नहीं दिखाया। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और फिर भी इतने वैल्यूएशंस इसने कमांड किए हैं। एक वक्त पे ये दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप था, और काफ़ी सालों तक उसने ये पोजीशन को कमांड करके रखा। तो ये एक कह सकते हैं कि ये काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग होगी, जो कंपनी पैसा नहीं कमा रही, कौन उसमें लगा रहा है। तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के लिए लोग पैसा लगाते हैं, वो वैल्यू चाहते हैं यहाँ पर, ना कि प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स। तो अब देखिए, आते हैं अगली न्यूज़ पर। ये है धारावी ड्रीम्स एंड अ फ्यू नाइटमेयर्स। धारावी के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, मुंबई में काफ़ी बड़ा स्लम है, दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको। अब आप देखिए कि अडानी एंटरप्राइजेस को ये प्रोजेक्ट मिला है, अडानी, ये जो भी अडानी ग्रुप है, कि वो रीडेवलप करे पूरे धारावी एरिया को, ठीक है। और ये कुछ छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये स्लम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 259 हेक्टेयर्स का है, ठीक है। और आप देखें कि मुंबई सिटी के, मतलब मुंबई के बीचों बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। और ऑल्दो ये स्लम है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे रिसाइकलिंग का काम हो गया, ग्लास, गारमेंट्स, पैकेजिंग, इस तरीके से कई सारे बिजनेसेस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे करीब करीब यहाँ पर 10,435 कमर्शियल स्लम डिवेलपर्स हैं, मतलब जो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। और इनका जो टर्नओवर है वो करीब करीब 8,000 करोड़ है, और ये 2007 और 8 का सर्वे था। तो आज आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी सी एरिया से लोग इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं कि 2007-8 में ये 8,000 करोड़ का यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, और कितनी इम्पॉर्टेंट जगह है ये। एक स्लम जहाँ पर सारे, आप देख सकते हैं कि बिजनेसेस भी कोई वैसे फॉर्मल बिजनेसेस नहीं है, पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है एक तरीके से। और यहाँ से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना, वो भी आज से करीब करीब 15 साल पहले, एक बहुत ही बड़ी बात है। और अगर ये जगह रीडेवलप होता है तो फिर ये पोटेंशियल किस तरीके से अपना पोटेंशियल टैप कर पाए हम नहीं कह सकते। हो सकता है ये 10 गुना बढ़ जाए, यहाँ से 80,000 करोड़ भी चले जाए। वहाँ की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो, अगर वहाँ पे थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, थोड़े अच्छे रोड्स बन जाए, और लिविंग कंडीशंस अगर वहाँ की इम्प्रूव हो जाए। तो अगर आप पॉपुलेशन देखें
तो करीब 7 लाख रेसिडेंट्स है वहाँ पर, और इतने लोगों में ही इतने सारे बिजनेसेस हैं और इतने बड़े रेवेन्यू भी ये जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी शॉकिंग फैक्ट है ये अगर देखा जाए तो। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर अब कुछ कंसर्न्स भी हैं लोगों को, क्योंकि अगर आपको कोई कहे कि आपके पूरे एरिया को तोड़कर दोबारा से डेवलप किया जाएगा तो ऑफकोर्स आपके लिए काफ़ी कंसर्न्स होंगे। आपका स्कूल है वहाँ पर, आपके बिजनेसेस हैं, आपका घर भी वहीं है, तो इस तरीके से क्या होगा। कई सारे लोग धारावी में रहते हैं जो आप कह सकते हैं जिनके पास शायद प्रॉपर्टी के पेपर ना हो प्रॉपर, राइट। तो काफ़ी सारे कंसर्न्स आ जाते हैं लोगों के दिमाग में कि किस तरीके से ये जो डिसीजन लिया गया है रीडेवलपमेंट का, उसका असर होगा उनकी लाइफ पर, क्या पॉजिटिव्स होंगे और क्या नेगेटिव्स होंगे। और नेगेटिव्स हमेशा ज़्यादा होंगे, आप देखिए, राइट क्योंकि अगर कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं हमेशा सामने वाले पर, और ये इश्यूज यहाँ पर भी ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पर। बाइडेन ट्रंप नेक एंड नेक इन पॉसिबल रीमैच फाइन्स पोल। अब यूएस में चल रहा है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हैपनिंग हो गया है वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि बाइडेन ने ट्रंप को हराया था ऑफ कोर्स, एंड ट्रंप अब दोबारा से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे पॉपुलर कैंडिडेट में से एक हैं। एक्चुअली सबसे पॉपुलर कैंडिडेट वही है रिपब्लिकन से। तो इस बार दोबारा से क्लैश हो सकता है ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन का। और यहाँ पर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली पूरी मतलब क्लियरली एडमिट नहीं किया था कि वो हार गए हैं। उन्होंने कहा था कि काफ़ी चीटिंग हुई है मेरे अगेंस्ट, एंड काफ़ी सारे उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए थे, लेकिन अब वो फिर से खड़े हो गए हैं मैदान में और काफ़ी पॉपुलर कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे चार्जेस भी उन पर हैं और काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं ऑल्दो, जैसे कि कुछ सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वो उनके घर में मिले थे। इस तरीके के अलग अलग आप कह सकते हैं एक्यूजेशंस हैं, लेकिन हमें इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देना है। अब हमें दो तरीके से देखना है। एज एन इंडियन आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर जो बाइडेन आए और ट्रंप आए। तो आप हमने ट्रंप के भी जो टर्म था वो पूरा देखा था। इंडिया में काफ़ी लोग पसंद करते थे उन्हें, काफ़ी सारे आप कह सकते हैं सपोर्टर्स थे ट्रंप के, लेकिन क्या वो इंडियंस के लिए अच्छे थे? अब यहाँ पर देखिए दो साइड्स हैं। अगर आप देखें ट्रंप की जो पॉलिसी थी इमिग्रेशन की, तो जो भी इंडियंस वहाँ रह रहे थे यूएस में वो बहुत परेशान थे, क्योंकि डेली कुछ नए ऑर्डर्स आ रहे थे। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत क्रिएट हो गई थी। ऐसे केसेस बहुत देखने को मिल गए थे कि लोग स्टैंपिंग कराने के लिए इंडिया आए और उसके बाद पता चला कि उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा, वो भी विदाउट एनी रीज़न, और उनकी फैमिली वहीं पर है। तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज आए थे वहाँ पर और काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। तो जो इंडियन डायस्पोरा था वो तो खुश नहीं था इन सारी चीज़ों की वजह से, स्पेशली जो वीज़ा पर है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, बल्कि उनकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर अभी जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं या जो स्टडीज़ के लिए गए हैं वहाँ पर, उनके लिए। वही आप देखिए बाइडेन के वक्त यहाँ पर ये अनसर्टेनिटीज़ खत्म हो गई, क्योंकि ऑफकोर्स वो डेमोक्रेट्स जो है, जो भी उनकी पार्टी है, वो इमिग्रेशन को लेके काफ़ी ओपन पॉलिसीज़ बनाना चाहती है, इमिग्रेशन को लेके काफ़ी प्रो रहती है। और रिपब्लिकन भी ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट है, बट हाँ वो यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल चाहते हैं। तो उनकी कंट्री के लिए ऑफकोर्स ये सही हो सकता है, लेकिन अगर पर्सपेक्टिव आप देखें तो हम तो यही चाहेंगे कि हाँ हमारे जितने भी कह सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर है, उन्हें वहाँ पर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिले, कंफर्ट मिले और ये अनसर्टेनिटीज़ ना मिले। क्योंकि आप देखिए इंडिया अच्छा खासा रेमिटेंस रिसीव करता है जो इंडियंस बाहर जॉब करते हैं उनसे, और काफ़ी जो हमारा डॉलर रिजर्व है उसे मेंटेन करने में ये डायस्पोरा बहुत मदद करता है हमारी, राइट। तो ये कम नहीं होना चाहिए, इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है, राइट। एंड अगर आप बात करें बाइडेन की, तो इस वक्त भी बाइडेन के आने के बाद भी इंडिया को ऐसे कोई इश्यूज़ हुए नहीं है। इंडिया काफ़ी अच्छी तरीके से लीड कर रहा है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, पॉलिटिकली वो सपोर्ट करते आए हैं हमें। तो आप देखिए कुछ ऐसा खास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए किया है, ऑफकोर्स हमने खुद हमारे लिए किया है, और कोई नेगेटिव भी ऐसा नहीं आया है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आगे। इंडिया में भी इलेक्शंस आने हैं सेंट्रल के, और यूएस में भी इस वक्त आने हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आगे का माहौल। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी करते हो, आपके लिए अगले 1 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर वॉच करते रहें इन चीज़ों को। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।